हाय, माय नेम इज आशीष। आज जो है मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर में हमने जो है फाइनेंस मैनेजमेंट को सीख समझा था। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर जो है मतलब हर जगह यहाँ इस टॉपिक पे लोगों को समस्या रहती है कि कैसे किस चीज़ मतलब करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे टेक्निकल पर्सन्स हैं या फिर जो भी आईटी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और उसके क्या क्या फेजेस हो सकते हैं। तो जो हमारा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमारी टीम करती है, जो हम फॉलो करते हैं, आज मैं उसको आपके साथ में शेयर करूंगा। और हो सकता है इससे अच्छे भी आइडियाज़ हों आपके लोगों के पास। तो जिनके भी अच्छे आइडियाज़ हैं आप लोग अपना आइडियाज़ भी कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। इससे क्या होगा कि हमारी जो है जो बैरियर्स हैं हमारे बीच में जो है वो चीज़ समाप्त हो जाएगी और वो वहाँ पे हमारे बीइंग अ कंपनी, आई मीन बीइंग अ डेवलपर, वो सब चीज़ सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि कभी मतलब जब भी हम कोई किसी भी क्लाइंट के साथ में नए प्रोजेक्ट की गैदरिंग करते हैं या फिर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे लिए, और मतलब कौन कौन से स्टेप से हमको गुजरना पड़ता है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको मतलब हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और उनको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम क्लाइंट की जो है रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। ओके, तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट्स गोल। यानी कि सबसे पहला पॉइंट जो हमारा क्या है कि कभी भी कोई क्लाइंट आता है तो उसके लिए मतलब बीइंग अ कंपनी, बीइंग एन ऑनर या बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि वो प्रोजेक्ट जो है केवल वो प्रोजेक्ट डेवलप करवाने नहीं आ रहा है, बल्कि प्रोजेक्ट के साथ साथ में कहीं ना कहीं वो अपनी जो है सक्सेस की एक होप लेके आ रहा है आपके साथ में कि आप टेक्निकली या फिर मतलब इवन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप केवल टेक्निकल जो है उसका काम करने वाले हैं या फिर नॉन टेक्निकल काम करने वाले या बोथ करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई भी काम करवाने आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पास उसके पास ये होप है कि इस कंपनी के पास हम जा रहे हैं अपना काम करवाने, ये कंपनी हमारी पूरी जो है हेल्प करेगी, पूरी सपोर्ट करेगी। तो मतलब ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है, होनी चाहिए कि हम ना केवल उसकी जो है मतलब जो करंट रिक्वायरमेंट है उसको समझें, साथ के साथ बीइंग अ कंपनी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हमें उसको गाइड करना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है अगर कंप्लीट होगा तो आपको कैसे सक्सेस मिल सकती है। अपने मतलब आपको अपने इनपुट देने हैं कि हम कैसे बीइंग अ कंपनी हेल्प कर सकते हैं आपकी अदर पिलर्स पे अपार्ट फ्रॉम दी करंट रिक्वायरमेंट जो कि वो बंदा लेके आया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग दी प्रोजेक्ट गोल, जिसके अंदर में क्या है कि सबसे पहले हमको क्या समझना होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी कि वो बंदा क्या कहते हैं कौन सा हमें काम करवाना चाहता है। ओके, और मतलब उस प्रोजेक्ट की जो है टोटल रिक्वायरमेंट क्या है, इस तरीके से हम उसको डिटेल में हमको समझना चाहिए। सब नंबर वन इज प्रोजेक्ट जो है गोल्स में क्या है उसका ऑब्जेक्टिव समझ लिया। उसके बाद में क्या है कि जो सक्सेस मैट्रिक्स होती हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को हम जब डिलीवर करेंगे तो या फिर प्रोजेक्ट डिलीवर करने से पहले ही किन किन पिलर्स को यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को इतना बेहतर बना सकते हैं ताकि वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट निकल के आए और उसकी जो है मार्केट में जो है उसको एक बड़ी बड़ी बेहतरीन सक्सेस मिले। राइट, तो ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सक्सेस मैट्रिक्स को भी हम आइडेंटिफाई करते रहें। उसके संदर्भ में हम ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केपीआईस बना उसको जो है दे सकते हैं कि मतलब कोई पीछे का जो है एक R&D करके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को उठा करके कुछ जो है उसके पास डेटा पुट कर सकते हैं कि उसकी करंट मार्केट साइज क्या है, मार्केट कैपेसिटी क्या है, कहाँ कहाँ ग्रोथ हो सकती है। मतलब क्लाइंट को पता है, अच्छी बात। अगर नहीं पता है तो यह भी हमारी जिम्मेदारी बनती है बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि हम उसका केवल डेवलपमेंट के लिए ही नहीं ले रहे, साथ के साथ उसकी ग्रोथ को भी अपने अंदर हम लेने वाले हैं, उस ग्रोथ में साथ में हम करने वाले। राइट, तीसरा क्या है कि बिजनेस वैल्यूज। और बिजनेस वैल्यूज यानी कि हम एज एन कंपनी जो है प्रोजेक्ट को किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि जो है हमारी जो ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है उसको हम कैसे मीट कर सकें, और जो भी हमारी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट है, जो करंट रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम इस तरीके से कैसे बनाएं ताकि वो डिलीवर होने के बाद में एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आए। राइट, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सेकंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह क्या है कि आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर्स। यानी कि
मतलब क्या होता है, किसी कंपनी में जब भी कोई क्लाइंट आता है, कई बार ऐसा होता है उसके साथ में भी कई सारे लोग जुड़े होते हैं, राइट। उसके खुद के पार्टनर्स होते हैं, उसकी खुद की भी टीम हो सकती है। तो हमें मतलब वो कौन से लोग हैं, उनका क्या रोल है, कितने लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है जिसके अंदर में 10-20 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कंपनी आपसे काम करवाना चाहती है, तो आपका जो है कनेक्ट पॉइंट कौन कौन सा होगा जिससे आप बात करोगे, राइट। और मतलब वहाँ पे टोटल रोल डिफाइन होते हैं कि इस पर्सन का रोल कुछ और है, दूसरे पर्सन का रोल कुछ और है। इस तरीके से मतलब हमको उनकी टीम को भी समझना होता है, ना केवल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बल्कि उनकी टीम को भी समझना होता है। इससे क्या होगा कि कल को अगर कुछ लगता है कि हमें कहीं डाउट हो रहा है, तो हमें किस पॉइंट पे कौन से पर्सन से जाके कनेक्ट करना है, ये हमारे लिए जो है क्लियर रहेगा, राइट। इस वजह से हमको जो है ये समझना बहुत जरूरी है कि जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उनका रोल क्या है। सेकंड क्या है, कम्युनिकेशन नीडेड, यानी कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन होगी, किस लेवल पे किस पर्सन से किस बारे में बात हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि उसके यहाँ कोई ऐसा पर्सन हो जो कि नॉन टेक्निकल हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पर्सन उसमें टेक्निकल हो, कुछ उसमें हो सकता है मार्केटिंग के लोग हों। तो हमें कब किस पर्सन से नीड है, कब कब कम्युनिकेट करना है, ये सब सारी चीजें जो है हमको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, ताकि बाद में कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट जो जैसी सिचुएशन ना आए, राइट। उसके बाद में क्या है कि तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है कि हमको कंडक्ट रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग सेशंस, कंडक्ट द रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशंस। इसमें क्या होता है कि हमें मतलब उनकी टीम से, क्लाइंट साइड की टीम से, साथ के साथ अपनी टीम से भी मतलब एक प्रॉपर मीटिंग भी अरेंज करनी चाहिए कि हमने जो रिक्वायरमेंट समझी है, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको पीपीटी में इस तरीके से प्रेजेंट करें आप कि जो है वो जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और जो आपकी टीम डेवलप करने वाली है, दोनों के बीच में रिक्वायरमेंट का एकदम जो है समझ लीजिए क्लियरेंस होना चाहिए, बिल्कुल उसमें कभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके बाद में क्या है कि जो उसमें हमें सर्वे भी करवा लेना चाहिए कई बार कि क्वेश्चनायर्स भी होना चाहिए कि जो भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, इस तरीके से चीजें को भी हमको ध्यान में रखना होता है, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या है कि ऑब्जर्वेशंस भी हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इस तरीके के सारे ऑब्जर्वेशंस भी हमको ध्यान में रखना होता है किसी भी क्या कहते हैं उसके अंदर में, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर में। उसके बाद में क्या है कैटेगराइजेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि कैटेगराइजेशन रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि हमारा हमको ये डिसाइड करना पड़ता है बीइंग अ टीम लीडर, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बीइंग एन ओनर, कि वो प्रोजेक्ट की जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी में किस पर्सन को हमें जो है असाइन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे क्या है उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उसकी टोटल फंक्शनैलिटी कितनी है, कितने कितने पेजेस में, कितने कितने मॉड्यूल्स में जो है आपका प्रोजेक्ट जो है डिलीवर किया जाएगा, आपकी टोटल जो है कितने मॉड्यूल्स होंगे, कब कब जो है हम उसको डिलीवर करेंगे, इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। तो एक तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी क्या है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज लाइक कि हम जो है आपकी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे, राइट, या फिर हम आपके सॉफ्टवेयर को स्केल कैसे कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो कि हमको गैदर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट में हमको समझना होता है कि हम कौन सा हार्डवेयर यूज करेंगे, कौन सी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी यूज करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, साथ के साथ में किस तरीके का सिस्टम आर्किटेक्चर यूज करेंगे, लाइक 2 टियर 3 टियर और मोनोलिथिक, या इस तरीके से बहुत सारे जो भी आर्किटेक्चर्स होते हैं उसमें हमको ध्यान में रखना होता है कि इस तरीके से हम कैसे इसको टैकल कर रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में क्या होता है कि जो हमारी कंप्लायंस होती है, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है कि अगर उसमें कोई पेमेंट सिस्टम है तो आप इनवाइसिंग कैसे करोगे, आप टोटल रेवेन्यू कैसे दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे दिखाओगे, सब चीज़ें जो है हमको मतलब बहुत ही क्लियर कट जो है स्टाइल में जो है हमें डेवलप कर लेना चाहिए पहले ही, ताकि प्रोजेक्ट जब शुरू हो किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें डाउट ना हो, कभी कोई जो है मतलब चीज़ें छूट ना जाए, और इससे जो है हमारा टाइम भी बचेगा और प्रोजेक्ट भी अच्छा डिलीवर होगा।
उसके बाद में क्या आता है कि विजुअल टूल्स को हमें ध्यान रखना होता है। विजुअल टूल्स के सेंस क्या है कि जब भी हम प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बनाए उसमें हम एक मतलब फ्लो डायग्राम बनाए कि प्रोसेस फ्लो हो गया, मतलब जो क्या कहते हैं हम इमेजेस को यूज करके, डायग्राम्स को यूज करके हम पूरे प्रोजेक्ट की फ्लो को जो है मेंटेन कर सकते हैं कि आपका फ्लो किस तरीके से होगा। कि विजुअल्स जो है बेसिकली हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि उसको क्लाइंट को दिखाया जा सके। उसके बाद जो प्रोटोटाइप्स हो गए, मॉकअप्स हो गए, इनको हमें भी ध्यान में रखना होता है, राइट। उसका यूज केसेस हो गए कि कौन कौन से यूज केस हो सकते हैं, आपको एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के क्या क्या जो है रास्ते हो सकते हैं उसको जाने के, या फिर जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस है किस तरीके से होगा, किस तरीके से कब का कस्टमर रजिस्ट्रेशन होगा, किन किन माध्यम से कस्टमर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम OTP के थ्रू लॉगिन करवा रहे हैं, ईमेल के थ्रू लॉगिन करवा रहे हैं, डायरेक्टली गूगल के थ्रू लॉगिन करवा रहे हैं। इस तरीके से मतलब जो भी स्टेप्स हो सकते हैं यूज केस, सारे यूज केस को हमको आइडेंटिफाई करके ही चलना रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या कहते हैं प्रायोरिटाइज द रिक्वायरमेंट, यानी कि हमको सबसे पहले समझना होगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट ऐसी है जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रायर है, जो मतलब टू डू ही है, मतलब उसको किए बिना काम रुकेगा नहीं। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है बिल्कुल माइनर रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उनको बाद में भी कर सकते हैं। फिर आप फेज वाइज डिवाइड कर दीजिए कि फेज 1 में हम एक पर्टिकुलर चीज कवर करेंगे, उसके बाद फेज 2 में दूसरी कुछ पर्टिकुलर चीज कवर करेंगे। तो अगर हमने प्रायोरिटाइज जो है कर दिया है तो इससे टीम को जो है डिलीवरी देने में आसानी रहती है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आसानी रहती है। साथ के साथ में जो है स्टेक होल्डर्स का इनपुट लेना, यानी क्लाइंट का इनपुट लेना भी हमारे लिए बहुत इनपुट मतलब इम्पोर्टेंट रहता है कि जो आपने जैसे रिक्वायरमेंट बना ली उसके बाद में हमको मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमको अपने क्लाइंट को भी जो है एक बार दिखाना होता है, एक बार प्रेजेंट करना होता है कि हमने ये फ्लो बनाया है, अब आप इस पे अपना इनपुट दे दीजिए ताकि अगर कहीं पे कोई करेक्शन हो तो हम लोग बेहतर तरीके से कर सके। साथ के साथ में क्या है फीजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्लाइंट के साथ में, टीम के साथ में, और मतलब क्लाइंट की टीम के साथ में, अपनी खुद की टीम के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क भी जो है प्रॉपर डिसाइड होना चाहिए कि कल को अगर कोई डिले होता है ताकि कोई दिक्कत ना आए, राइट। उसके बाद क्या है डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हर चीज का हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग का अलग डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो हो गए उनको अलग हमने डॉक्यूमेंट कर लिया। साथ के साथ वर्जन कंट्रोल्स के जो डॉक्यूमेंट हो गए उसको हमने अलग कर लिया। वर्जन कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप पहले फेज में क्या कर रहे हो, उसके बाद दूसरे फेज में क्या करोगे, तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है पहले फेज के अंदर में। इस तरीके से जो भी मतलब आपकी बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है हमको उसको हमेशा ध्यान में रखना होता है, राइट। उसके बाद में क्या होता है हमें वैलिडेट करना पड़ता है रिक्वायरमेंट की, मतलब जो आपने स्टेक होल्डर्स ने रिव्यू करा है, उसने जो फीडबैक दिया है, उस फीडबैक देने के बाद में भी आपने सर्टेन चेंज करने के बाद में फिर से उसको जो है वैलिडेट किया है कि नहीं किया है, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में हमें यहाँ पे ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कब, POC जिसको बोलते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का जो है आप कब डिलीवरी करोगे, ताकि जो है ये पता रहे कि मतलब आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से रन करना होता है। तो एक ड्राई रन करके भी हमें स्टार्टिंग में दिखाना पड़ सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे रिस्क जो है आइडेंटिफाई करना, तो जो पोटेंशियल रिस्क हैं वहाँ क्या क्या हो सकते हैं उसको हमको आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो एम्बिग्यूटीज हैं, कहीं पे अगर डुप्लीकेसी आ रही है, नहीं आ रही है, तो इसको हमको जो है आइडेंटिफाई करना नंबर 1 रहता है। दूसरा क्या है जो एजम्पशंस होते हैं, कई बार हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं है, या फिर क्लाइंट की एक जो है एजम्पशन होता है दिमाग में कि ये पर्टिकुलर चीज़ यार ऐसे होनी चाहिए थी, जो कि मतलब बताया नहीं है किसी ने, लेकिन वो एज्यूम करके चलते हैं, या फिर हम एज एन डेवलपर भी एज्यूम करके चलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में वो फिर होती नहीं है। तो मतलब एजम्पशन का कोई सवाल ही नहीं रखना है। जो भी आपको डेवलप करना है बिल्कुल कैसे डेवलप होगा, कितने कितने फेज में होगा, कौन कौन से बटन के क्लिक पे क्या होगा, ये सब कुछ जो है हमको क्लाइंट को पहले ही दे देना पड़ता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में क्या है डिपेंडेंसीज को बहुत ध्यान में रखना होता है कि किसी पे डिपेंडेंसी अगर है तो कितनी डिपेंडेंसी है, तो उसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस की डिपेंडेंसी है तो आपका पेमेंट कब कब होगा, या फिर अगर कोई जीमेल आईडी या किसी पर्टिकुलर चीज़ का एक्सेस का डिपेंडेंसी है तो एक्सेस कब कब कैसे कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें भी हमको आइडेंटिफाई करके चलना पड़ता है।
उसके बाद में आता है कि हमारा जो टेक्निकल टूल्स होते हैं हम उनको कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे, लाइक प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग के लिए कौन सा टूल होगा, प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने का कौन सा टूल होगा, या फिर डेवलपमेंट होने के बाद कौन सा सर्वर यूज करेंगे, कौन सा सर्वर सबसे बेस्ट हो सकता है क्लाइंट के लिए, उनका मिनिमम बजट क्या हो सकता है, मैक्सिमम बजट क्या हो सकता है, कॉस्ट क्या हो सकती है। इस तरीके से जो है इस चीज़ों को ध्यान में रखता है। साथ के साथ जो है मतलब आपका क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में होता है कि आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं कि अगर कोई डाउट है आपके साइड से, क्लाइंट की साइड से, या आप एज ए टीम जो है हमारे साइड से कोई डाउट है तो हम दोनों मिलके जो है उसको एक बार डिसाइड कर लें ताकि प्रोजेक्ट की डिलीवरी के अंदर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ जो है ऐसे बेसिक इनपुट्स थे जो कि हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझने से पहले बनाना चाहिए और डेफिनेटली इसको फॉलो करना चाहिए, जो हमारी टीम फॉलो करती है। हमेशा हम लोग इसी में कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास क्लाइंट आ रहा है उसको कभी कोई डाउट ना हो, बल्कि हम लोग ये कोशिश रहते हैं कि हमेशा उसको बेस्ट टू बेस्ट डिलीवरी की जाए। भले ही हमारा लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लाइंट का फायदा होना चाहिए। क्लाइंट क्योंकि एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, राइट है। तो अगर हमने अच्छा जो है किसी को काम करके दिया है तो डेफिनेटली वो रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।